Jai Gurudev to student. Class 7th. So today's our topic is history, the development of the regional culture. यानी जो क्षेत्रीय संस्कृति है उनका विकास कैसे हुआ और उससे जुड़ी और भी चीज़ें हैं तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं So the coming of the Turk Afghan in India had a long lasting effect on the society and culture of India. तो जो जब तुर्क और अफ़गान आए भारत में तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव ऐसा छोड़ा भारत के समाज पर और संस्कृति पर. So it was difficult for the Turk and the Indians to absorb all of each other's social and religious ideas. तो ये बहुत ही कठिन हुआ तुर्कों और इंडियंस के बीच कि ये एब्जॉर्व करें एक दूसरे के जो सामाजिक और धार्मिक विचार थे. So yet the close contact of the two civilizations influenced each other considerably. और इस प्रकार दोनों सभ्यताएं जो सिविलाइजेशन थी अफ़गान और भारत की तुर्क हैं और इनकी तो ये आपस में देखा जाए इनका जो है प्रभाव एक दूसरे पर पड़ा. सो म्यूचुअल टॉलरेंस एंड एडमायरेशन ऑफ ईच अदर्स कल्चर्स गेव राइज टू रिच एंड वाइब्रेंट कल्चर. और इस प्रकार म्यूचुअल टॉलरेंस एक दूसरे के भी आपसी सहयोग सहिष्णुता प्रशंसा के माध्यम से जो संस्कृति थी वो काफ़ी रिच और वाइब्रेंट कल्चर एक संस्कृति के रूप में बदली. सो फेमस हिंदू सेंट्स एंड मुस्लिम स्कॉलर जो फेमस हिंदू संत थे और मुस्लिम जो विद्वान थे हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड मिस्टिसिज्म. और इस प्रकार हिंदू संत और मुस्लिम विद्वानों ने सहायता किया भारतीय दर्शन को और जो मिस्टिसिज्म थे जो रहस्यवाद था इसको बनाने में. सो दिस इंटरेक्शन इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. सो इस प्रकार देखा जाए तो जो इंटरेक्शन था ये लगभग जीवन के हर भागों पर पड़ा. इसका प्रभाव आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रेस, लैंग्वेज, लिटरेचर तो इन सब पर इसका प्रभाव पड़ा. आज भी देखते हैं कि हमारे संस्कृति सभ्यताओं पर अफ़गानों मुस्लिमों का कुछ प्रभाव रहता है. सो लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ लैंग्वेज की बात करते हैं. तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज एंड आल्सो रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम द हिंदू किंगडम. तो हिंदू जब शासन हुआ राजा हुआ करते थे तो संस्कृत भाषा को बहुत महत्व दिया जाता था जो संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी. इन बंगाल एंड मिथिला मॉडर्न बिहार, मिथिला का मतलब आज का जो बिहार है, और ग्रामेटिकली लिटरेचर फ्लरिस्ड जो व्याकरण साहित्य था उसका काफ़ी फला फूला काफ़ी संपन्न था उस समय. सो दिस पीरियड आल्सो सॉ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ योगा. और इस समय जो समय था ये देखा गया जो योगा का सिद्धांत था एंड न्याय सिस्टम था एक्सपाउंडेड वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा. लिरिकल पोइट्री मतलब गाने वाले काव्य इस तरह वाज रिप्रेजेंटेड सुपरबली बाई जयदेव ने इसको बहुत अच्छे से लिखा. इन हिज बुक इनकी जो किताब थी गीत गोविंदा 12th सेंचुरी AD में आई थी. मैनी मुस्लिम स्कॉलर्स आल्सो शोड इंटरेस्ट इन संस्कृत. अब बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने संस्कृत में जो है अपनी रुचि दिखाई. पर्शियन लिटरेचर की बात करें तो द मुस्लिम रूलर्स ऑफ द इंडिया इनकरेज पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. अब मुस्लिम रूल जब आ गए तो भारत में पर्शियन लैंग्वेज का प्रसार हुआ और ग्रेजुअली देखा जाए धीरे धीरे पर्शियन लिटरेस्ट संस्कृत एज द कोर्ट लैंग्वेज. अब धीरे धीरे जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी राजा के दरबार में अब वो पर्शियन बोली जाने लगी. सो एज अ रिजल्ट द रॉयल पैट्रोनेज पर्शियन स्कॉलर्स फ्लॉग टू द दिल्ली कोड. और इस प्रकार देखा जाए जो रॉयल पैट्रोनाज था राजकीय संरक्षण दिया जाता था भाषाओं को पर्शियन लैंग्वेज को. तो जितने भी पर्शियन स्कॉलर्स थे वो दिल्ली कोड की तरफ मतलब चल दिए. सो दिल्ली बिकम मतलब दिल्ली का जो दरबार था पूरी तरह से पर्शियन स्कॉलर्स द्वारा भर गया. दिल्ली बिकम एन इंटेलेक्चुअल कम्पिटिटर ऑफ बुखारा द फेमस यूनिवर्सिटी सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया. और दिल्ली जो था एक इंटेलेक्चुअल कम्पिटिटर हुआ करते थे ऑफ बुखारा एक फेमस यूनिवर्सिटी हुई थी सेंट्रल एशिया की. सो द मोस्ट रिनाउंड इंडियन स्कॉलर्स ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड हु रोट इन पर्शियन ऑफ दिस एज वाज अमीर खुसरो. जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्कॉलर विद्वान पर्शियन लैंग्वेज के जो कहलाए वो हमारे अमीर खुसरो थे. ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर एंड रोट प्रोज पोट्री एंड म्यूज़िक
ये एक देखा जाए तो बहुत ही विद्वान लेखक, कविता लिखने वाले और कवि, और देखा जाए अच्छे संगीतकार भी हुआ करते थे। जैनुद्दीन बर्नी, इनके अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जैनुद्दीन बर्नी जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। वॉज अ फेमस हिस्टोरियन, ये भी अच्छा इतिहासकार हुआ। सो द मुगल पीरियड जनरसली पैट्रोनाइज्ड पर्शियन लिटरेचर, तो ज़्यादातर ये पर्शियन लिटरेचर को ही संरक्षण देते थे। बाबर हिमसेल्फ वाज अ पोएट एंड हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा इज़ एन एक्सीलेंट हिस्टोरिकल सोर्स। और पर्शियन लैंग्वेज, बाबर जो था खुद एक पोएट था, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, और इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी यानी आत्मकथा जिसे बाबरनामा कहते हैं, इज़ एन एक्सीलेंट हिस्टोरिकल सोर्स, ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक सोर्स हुआ करता है। सो अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजर, और इसी प्रकार अकबरनामा एक अबुल फजर द्वारा लिखा गया। एंड तुझके जहाँगिरी रिटन बाय जहांगीर, और ये इस तरह जहांगीर ने तुझके जहांगिरी लिखा। थोड़ा इसमें स्पष्ट नहीं आ रहा है फ़ोटो में, तो इस पर हम बोल दे रहे हैं तुझुक ए जहांगिरी। हाँ, हिमसेल्फ वर द अदर इलिस्ट्रियस हिस्टोरिकल वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। तो इस प्रकार जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी तुझके जहांगीरी। तो इस प्रकार ये सब हिस्टोरिकल वर्क हुआ करते थे जो कि उस दौरान हुए। ड्यूरिंग अकबर के समय में भी महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया पर्शियन लैंग्वेज में बाय अबुल फजल एंड हिज ब्रदर फैज़ी के द्वारा। और एंड हिज ब्रदर फैज़ी एंड रामायण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय बदायूनी, और रामायण का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया? बदायूनी द्वारा। ड्यूरिंग शाहजहाँ के समय क्या हुआ? अब्दुल हमीद लाहौरी रोड बादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा। तो औरंगजेब हैज़ द नो टेस्ट ऑफ पोइट्री, औरंगजेब इन सब से पोइट्री, कविताओं, कहानियों के माध्यम मतलब थोड़ा दूर रहता था इनसे। सो बट वाज अ क्रिटिकल स्कॉलर ऑफ मुस्लिम थियोलॉजी, और जबकि ये मुस्लिम थियोलॉजी थी, जो मुस्लिम शास्त्र था, उसका ये काफ़ी एक इस प्रकार बच्चों औरंगजेब, और इस प्रकार देखा जाए तो औरंगजेब जो कि पोइट्री का काफ़ी अच्छा, मतलब उसको पोइट्री ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, और एक मुस्लिम थियोलॉजी का काफ़ी अच्छा स्कॉलर था वो। और औरंगजेब डिड नॉट परमिटेड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ द दिस एज आलमगीर नामा बाय मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम इन सीक्रेसी। तो औरंगजेब ने किसी प्रकार की लिटरेचर लिखने का परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मिर्ज़ा जो मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा इसको लिखा था चोरी से। डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंशियल लिटरेचर की बात करें तो द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट ऑफ मिडवल पीरियड वाज नॉट ओनली हैड फार रीचिंग सोशल एंड रिलीजियस इफेक्ट बट आल्सो अफेक्टेड द इंडियन लिटरेचर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस प्रकार देखा जाए तो ये फार रीचिंग काफ़ी दूर तक प्रभाव डाला जो प्रोविंशियल लिटरेचर था, यानी प्रांतीय लिटरेचर, और अफेक्टेड द इंडियन लिटरेचर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में इसका प्रभाव देखने को मिला। दो संस्कृत वाज स्टिल यूज्ड बाय द कंजर्वेटिव स्कॉलर्स, और इस प्रकार देखा जाए संस्कृत जो था इसको भी जो कंजर्वेटिव स्कॉलर्स थे, जो रूढ़िवादी जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, द रिलीजियस रिफॉर्मर्स, धर्म सुधार होते थे, ट्राई टू प्रीच इन द कॉमन मैंस लैंग्वेज, इसको भी सामान्य भाषा के रूप में इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। सो एज अ रिज़ल्ट कबीर प्रीच्ड इन हिंदी, दस इनरिचिंग द लैंग्वेज विथ हिज दोहाज एंड साखी। तो कबीर ने भी दोहा साखी के माध्यम से अपनी कविताओं को पहुंचाया लोगों तक। तो नामदेव ऑन द अदर हैंड, इसी प्रकार नामदेव डेवलपमेंट द मराठी लिटरेचर, मीराबाई, तो ये बहुत से ऐसे लिटरेचर हुआ करते थे। नानक ने गुरुमुखी लिखी। बंगाल की बात करें तो चंडीदास रोट इन बंगाली इन विद्यापति ठाकुर और मिथिला। तो इस प्रकार ये हमारे जितने भी राइटर थे, इन्होंने अपने साहित्य को विभिन्न क्षेत्रों में अपने क्षेत्रों तक काफ़ी अच्छा इन्होंने विकास किया। और इन साउथ की बात करें तो तेलुगु लिटरेचर भी काफ़ी विजयनगर साम्राज्य में हुआ। कंबन, ये रामायण को ट्रांसलेट जब किया गया तो उसे कंबन नाम दिया ने ट्रांसलेट किया। और
तुलसीदास ने रामायण को रामचरितमानस यानी हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो इस तरह करके ये हमारे रीजनल कुछ चीज़ें थी जो हमने देखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी के क्लास नेक्स्ट टर्न पे। जय गुरुदेव।